नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की ताबड़तोड़ खबरों के साथ। ऊधम सिंह नगर में आत्मनिर्भर बने लोगों को किया गया है सम्मानित। टैलेंट हंट के बैनर तले लोगों को सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का दिया था नारा। हरिद्वार पहुंचे विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता प्रवीण तोगड़िया। कार्यक्रम में सम्मेलन के दौरान मीडिया से बातचीत की। कहा, हिंदुओं को ही टारगेट किलिंग किया जा रहा है, सरकार को बनाना चाहिए कोई सख्त कानून। रामपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई है। कार सवार बदमाशों ने कार वापस भगाने का प्रयास किया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली से घायल बदमाश, मौका पाकर दूसरा बदमाश फरार। लखनऊ में विशाल खंड में मेजर अभिजीत सिंह के घर बड़ा हादसा। गोमती नगर में दबंगों ने फूंक दी मेजर की गाड़ी। रिहायशी इलाके में डीजे बजाने से रोकने पर दबंगाई। होटल में डीजे बजाने का विरोध करने पर आग लगा दी। बांदा में धर्म परिवर्तन का एक और मामला आया सामने। युवती को बहला फुसलाकर ले गया बाहर। 2 जनवरी को युवती द्वारा थाने में सूचना देकर दर्ज कराई गई थी रिपोर्ट। पुलिस ने प्रार्थना पत्र के आधार पर दर्ज किया था मुकदमा। पॉस्को और धर्म परिवर्तन जैसी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। बांदा में जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज हो रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की फटकार का भी स्वास्थ्य महकमे में नहीं पड़ा है कोई असर। लगभग 30 मिनट तक गुल रही जिला अस्पताल ट्रॉमा सेंटर की लाइट। मामले में गोलमोल जवाब देते नजर आए सीएम एसएन मिश्रा। रायबरेली में तेज रफ्तार कार ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। टक्कर में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया है। कोहरे में लो विजिबिलिटी के कारण यह हादसा हुआ। आगरा के बहा में घने कोहरे में हुआ सड़क हादसा। मैक्स और डंपर ट्रक में हुई भिड़ंत। आमने सामने में ये टक्कर हुई है। मैक्स चालक हुआ घायल। डंपर चालक डंपर लेकर मौके से फरार। सूचना मिलते ही पुलिस पहुंची, घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। मथुरा में तेज ठंड का प्रकोप। सुबह से ही घने कोहरे की छाई चादर। राहगीरों को ठंड का करना पड़ रहा है सामना। सड़कों पर वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है। स्थानीय लोगों ने कहा, नगर निगम को करनी चाहिए अलाव की व्यवस्था। आगरा में बना एक और नया किसान संगठन का नाम भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति। संगठन के पदाधिकारी ने कहा, किसानों की जमकर उठाएंगे आवाज। हमीरपुर में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में 6 बदमाश गिरफ्तार। बदमाशों ने पुलिस टीम पर जोकी फायर। पुलिस की जवाबी फायरिंग में 2 बदमाश घायल। आगरा में खेत में रखे किसान के गट्ठरों में आग लग गई है। देर रात किसान के खलियान में आग लगी। आग से काफी नुकसान हुआ है। संत कबीर नगर में पीसीएफ विभाग के डीएस अंजना नायक का घर घुसा। वीडियो वायरल। कॉर्पोरेटिव फेडरेशन लिमिटेड कार्यालय पर क्रिय केंद्र के संचालकों का प्रदर्शन। मनमानी कार्य और घुसकर विरोध का प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन कर जिला प्रबंधक अंजना नायक पर कार्रवाई की मांग। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी की तीसरी बार मिली धमकी भरा मैसेज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना होने की कही थी बात। तीसरी बार मिली धमकी के बाद हरकत में आया पुलिस प्रशासन। भाजपा सांसद घनश्याम सिंह लोधी की सुरक्षा बढ़ाई। अलीगढ़ में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड। भीषण ठंड से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त। गरीब मजदूरों को करना पड़ रहा दिक्कतों का सामना। मजदूरों को खाने पीने में होती है काफी दिक्कत। अलीगढ़ में स्लीपर में काम करते समय युवक की मौत हो गई है। आपको बता दें कि युवक का शरीर पूरी तरीके से फंस गया था। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में घना कोहरे के चलते आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हादसा। खबर सामने आई है, जहां पर खड़े ट्रक से टकराकर स्लीपर बस नीचे गिरी है। 3 की मौत, 17 गंभीर रूप से जख्मी। इटावा में गिरफ्तार किए गए लूट के आरोपियों के पास से लूटी हुई चेन, मोटरसाइकिल और 2 किलो अवैध गांजा बरामद। एसएसपी के निर्देश पर चलाया जा रहा धरपकड़ अभियान। इटावा के गांव के पास डंपर ने एक मासूम को रौंद दिया है। आपको बता दें, सूचना देने पर पुलिस पहुंची है। फिलहाल मासूम को अस्पताल में भर्ती कराया। महोबा में अनियंत्रित कंटेनर मस्जिद में टकराकर पलट गया है। कंटेनर के क्लीनर की मौत हो गई है। फिलहाल रफ्तार के चलते कंटेनर मस्जिद में जा घुसा। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। उन्नाव में आगरा एक्सप्रेसवे लखनऊ में दर्दनाक हादसा हुआ है। घने कोहरे के कारण बस और डीसीएम की टक्कर हो गई है। 4 की मौत, कई लोग घायल। फिलहाल सभी को भर्ती कराया। प्रतापगढ़ में डीएम और बीएसए के आदेश को नहीं मान रहे स्कूल संचालक। कुछ दिन पहले ठंड से छात्रा की हुई थी मौत। फिर भी विद्यालय संचालक नहीं मान रहे आदेश। ठंड के चलते बच्चे काफी परेशान।
फतेहपुर में थाना प्रभारी ने पेश की मानवता की मिसाल। कड़ाके की ठंड के बीच राहगीरों को पिला रहे चाय, चौराहे पर खड़े होकर पिला रहे चाय, थाना प्रभारी की हो रही खूब प्रशंसा। आगरा में कोहरे के चलते नहर में गिरी कार। आपको बता दें, एक शख्स की मौत हुई है। मलपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहर दक्षिणी बाईपास सिरौली गांव के पास का मामला। हमीरपुर में कोहरे और भीषण ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई है। कोहरे के कारण लो विजिबिलिटी के चलते वाहनों की रफ्तार थम गई है। नेशनल हाईवे 34 और स्टेट हाईवे 91 के बाद ये लगातार हादसे हो रहे हैं। बांदा में युवक ने प्रेम जाल में फंसाकर नाबालिग से बलात्कार किया है। बलात्कार के बाद बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव। धर्म परिवर्तन के लिए लड़की को ले जा रहा था दूसरे प्रदेश। आरोपी को रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया। तो फिलहाल ताबड़तोड़ खबरों में अभी के लिए इतना ही, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर वाराणसी से आ गई है। काल भैरव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजा की है। स्वतंत्र देव सिंह, सूर्य प्रताप शाही उनके साथ मौजूद रहे हैं। आपको बता दें कि सर्किट हाउस में सीएम योगी ने बैठक भी की है। विकास कार्यों को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग हुई है। सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात भी की है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको बता दें कि विकास कार्य को लेकर मीटिंग की गई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सर्किट हाउस में पार्टी नेताओं के साथ बातचीत हुई है। काल भैरव मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक भी की और मंदिर में पूजा अर्चना की है। वहीं की आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। विकास कार्य को लेकर अफसरों के साथ मीटिंग हुई है, लेकिन सबसे पहले काल भैरव मंदिर जी में दर्शन भी किए हैं। तो आपको बता दें, काल भैरव भगवान के दर्शन सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई है और उसके बाद मीटिंग भी यहाँ पर हुई है। स्वतंत्र देव सिंह जी उनके साथ मौजूद रहे हैं। तो फिलहाल आप देख पा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काल भैरव भगवान की आरती कर रहे हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आ गई, आपको बता देते हैं इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर से हम आपको अपडेट करा देते हैं। जोशीमठ मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग की गई है। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया है। सीबीआई ने कहा मामले को कोर्ट के सामने मेंशन करें। शंकराचार्य ने याचिका दायर की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया है। आपको बता दें, अभिमुक्तेश्वरानंद ने याचिका की है दायर। तो शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी है। सीबीआई ने कहा मामले को कोर्ट के सामने मेंशन करें। शंकराचार्य ने ये याचिका दायर की थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से इनकार किया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, सीबीआई ने कहा मामले को कोर्ट के सामने मेंशन करें। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जल्द सुनवाई से फिलहाल इनकार कर दिया है। सीबीआई ने कहा है कि मामले को सबसे पहले कोर्ट में मेंशन करें और उसके बाद सुनवाई की जाएगी। तो शंकराचार्य ने याचिका फिलहाल दायर की थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। सीबीआई ने कहा मामले को कोर्ट के सामने मेंशन किया जाए। शंकराचार्य ने याचिका फिलहाल दायर की है। तो इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर है। जोशीमठ दौरे पर जा सकते हैं रक्षा मंत्री। कल जा सकते हैं राजनाथ सिंह जोशीमठ दौरे पर। आपको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि सांसद तीरथ सिंह रावत जोशीमठ में मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौके पर ही मौजूद है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक बार फिर से जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं। जोशीमठ पर केंद्र सरकार की नजरें बनी हुई हैं। केंद्र की टीम भी जोशीमठ के दौरे पर है। केंद्र की टीम स्थिति का जायजा लेने लगातार पहुंच रही है, क्योंकि स्थिति लगातार खराब होती हुई जोशीमठ में नजर आ रही है। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, घर कभी भी ढह सकते हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि कई ऐसे घर हैं जिनमें दरारें आ चुकी है और ये दरारें मामूली नहीं है, बड़ी दरारें हैं। घर को कभी भी ढहाया जा सकता है। तो आपको बता दें कि फिलहाल जानकारी ये मिल पा रही है कि कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी आज जोशीमठ में मौजूद हैं। जानकारी ये भी मिली है कि सीएम धामी एक बार फिर से जोशीमठ जा सकते हैं। आपको बता दें, अब से कुछ दिन पहले ही एक बार फिर जोशीमठ का दौरा करने के लिए सीएम धामी जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी जोशीमठ का दौरा मुख्यमंत्री ने किया हुआ है। तो देखिए, तस्वीरें सामने आ गई हैं और ये तस्वीरें अब आप हवाई सर्वेक्षण जो किया गया था, ये उसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। काफ़ी बड़ी आबादी में
लोग जोशीमठ रहते हैं, लेकिन अब जोशीमठ पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इस खबर पर अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अजीत कंबोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, जानकारी मिली है कि कल रक्षा मंत्री जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं, क्या अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, जिस तरह की जानकारी आ रही है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल यानी मंगलवार को जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं और उनके साथ मुख्यमंत्री का दौरा भी प्रस्तावित है कि अगर केंद्रीय रक्षा मंत्री आते हैं तो मुख्यमंत्री भी उनके साथ जाएंगे। और आज ही वहां पर तमाम जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, महेंद्र भट्ट जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका पूर्व विधानसभा क्षेत्र भी है जोशीमठ, तो वो वहां पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर पहले जो प्रभारी मंत्री हैं चमोली जनपद के धन सिंह रावत, उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो दौरा करके देहरादून लौटे हैं, अभी रास्ते में हैं। तो वो क्या कुछ अपडेट लेकर आते हैं, इसकी जानकारी कुछ देर बाद पता चल पाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र के पूरे निरीक्षण और सामने है कि जोशीमठ में क्या कुछ चल रहा है। केंद्र सरकार पूरी सतर्कता के साथ अलर्ट मोड पर है और जिस तरह से कल प्रधानमंत्री मोदी ने सीएम धामी से पूरी जानकारी, पूरी अपडेट लेने का काम किया था, तो उसके बाद और तेजी आई है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है जो जोशीमठ के लिए रवाना हुई है और पीएमओ की तरफ से अन्य भी जो पूरी मदद है वो देने का वादा किया गया है उत्तराखंड सरकार को। और सीधे तौर पर जो कल का संभावित दौरा माना जा रहा है केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का, उनके आने के बाद और तेजी इसमें देखने को मिलेगी। सीधे केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर रहेगी तो उत्तराखंड सरकार तो लगातार धरातल पर काम कर रही है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए धरातल पर काम करना जरूरी भी है क्योंकि संकट काफी बड़ा है। लेकिन जो लोग प्रभावित हुए हैं उससे, उनका क्या कुछ कहना है? सरकार की तरफ से जो मदद मिल रही है, चाहे वो राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उससे संतुष्ट वो नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, अगर आम जनता की बात की जाए तो 4 दिन पहले तक आम जनता में खासा आक्रोश था, मसाल जुलूस उनकी तरफ से निकाला गया था सरकार के खिलाफ, जिसके चलते ही तमाम जो मशीनरी है वो एक्टिव हुई और शनिवार को मुख्यमंत्री ने खुद दौरा किया, हवाई निरीक्षण किया, तो धरातल पर उतरकर आम जनता से भी मुलाकात की, घरों में जाकर स्थिति को देखने का काम किया कि कितनी बड़ी दरारें हैं और क्या कुछ स्थिति यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर बन चुकी है। उसके बाद से जनता में थोड़ा आक्रोश कम जरूर हुआ है, लेकिन जो प्राकृतिक आपदा एक बड़ी भूमिका बनकर उभरी है। लगातार जो घरों में दरारें हैं वो बढ़ रही हैं, मकान जमींदोज होने शुरू हो रहे हैं, धीरे धीरे वो तिरछे होने लग रहे हैं। तो ऐसे में जनता काफी परेशान है, उनको लेकर अब तत्काल मशीनरी एक्टिव हुई है। खुद जो शासन के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर कैंप कर रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार ने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है कि चरणबद्ध तरीके से सबको यहाँ पर शिफ्ट किया जाए। जो ज्यादा खतरे की जद में है उनको शुरुआत में ही यहाँ से शिफ्ट किया जाए और शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है। तो उम्मीद है कि जल्द से जल्द सरकार यहाँ पर काम करना शुरू करेगी। प्राकृतिक आपदा है, इसके भी नतीजे निकाले जा रहे हैं कि किन कारणों के चलते ये इस तरह की दरारें यहाँ पर उभर रही हैं। जियोलॉजिकल टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, वाडिया की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम विशेषज्ञ यहाँ पर पहुंचे हैं, उत्तराखंड सरकार का आपदा प्रबंधन विभाग काम कर रहा है। तो कुल मिलाकर रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई हैं, उनके नतीजे क्या होंगे इसका भी इंतजार रहेगा। जी चलिए ठीक है, खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो फिलहाल काफी अहम जानकारी है जहां पर कल रक्षा मंत्री जोशीमठ का दौरा कर सकते हैं। इस पूरे मामले में माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं व्यक्तिगत रूप से लगातार उसकी समीक्षा कर रहे हैं, लगातार जानकारी ले रहे हैं और मुझे भी कल उन्होंने विस्तार से बात की है, सभी विषयों पर विस्तार से उनको बताया है। उन्होंने हर संभव केंद्र की तरफ से मदद का, सहायता का पूरा भरोसा दिया है कि सभी इस प्रकार की सहायता यहाँ पर करेंगे। अभी 68 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। लगभग 600 से कुछ ज़्यादा परिवार ऐसे हैं जो उस जोन में आ रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि उन सभी को सुरक्षित किया जाए, सबसे पहले जान माल की सुरक्षा की जाए। जोशीमठ की जो परिस्थिति है उस परिस्थिति में बेहतरी के लिए सभी लोगों को योगदान देना है। जो लोग पीड़ित हैं उनको धैर्य की, संबल की, मनोबल की आवश्यकता है और साथ ही साथ जो जिस विधा का पंडित है उसको अपनी विधा से इस समय जोशीमठ के आपदा प्रभावित लोगों के साथ खड़े होने की आवश्यकता है। और इसीलिए हम लोगों ने विविध विषयों के विशेषज्ञों को आमंत्रित किया है। हमारे बीच में ज्योतिर्विद भी हैं, धर्मशास्त्री भी हैं और हमने उनसे भी अनुरोध किया कि आप हमारे प्रश्न कुंडली के आधार पर बताइए और विद्वानों से आग्रह किया कि आप शास्त्रों से ऐसे अनुष्ठान बताइए जिन अनुष्ठानों के माध्यम से हम
ज्योतिर्मठ की रक्षा कर सकें। तो उन लोगों ने हमें अनुष्ठान भी बताए हैं। हम उन अनुष्ठानों का भी आरंभ आज से कर रहे हैं और आगामी 22 तारीख से 31 तारीख तक नरसिंह मंदिर परिसर में एक विशिष्ट यज्ञ, रक्षा यज्ञ करने की हम लोगों की भावना है, वो भी हम करेंगे। विशेषज्ञों को आमंत्रित करके जांच भी करवाएंगे कि आखिर क्या कारण है जिस कारण से ये परिस्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो रही है, और यहाँ के लोगों के साथ भी निरंतर हम खड़े रहेंगे, क्योंकि हम ये मानते हैं कि ज्योतिर्मठ केवल हमारा यह मठ परिसर नहीं है, बल्कि जहाँ तक जोशी मठ है वो सब मठ ही है। इसीलिए यहाँ के जितने भी निवासी हैं वो सब हमारे मठ के निवासी हैं और हमारे मठ के सदस्य हैं। उनकी सुख दुख दोनों में खड़े रहना हमारा कर्तव्य है। कल आप सुप्रीम कोर्ट में भी दाखिल करिए। सुप्रीम कोर्ट में आज हम लोग मेंशन कर रहे हैं। हमारे अधिवक्तागण इस समय न्यायालय में पहुंच गए हैं। थोड़ी ही देर में जैसे ही मुख्य न्यायाधीश अपने आसन पर विराजमान होंगे, उनके सामने मेंशन करेंगे कि अर्जेंट मामला है, अर्जेंसी है, आप इसको सुनिए। और अगर न्यायाधीश महोदय स्वीकार कर लेते हैं और सुनवाई के लिए कोई समय नियत करते हैं तो सुनवाई होगी। क्या जोशीमठ खतरे में है? हाँ जी, बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है, खतरे में है। लोग अपने घरों को छोड़ करके दूसरी जगह पे जा चुके हैं। सरकार उनकी व्यवस्था कर रही है। अफरा तफरी का माहौल है। ऐसी परिस्थिति है कि आपदा सामने ही दिखाई दे रही है, तो खतरे में नहीं है ऐसी तो कोई बात नहीं। आपदा घोषित करनी चाहिए जोशीमठ को। हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी ये मांग की है और ऐसे भी कह रहे हैं कि इसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और उसी अनुसार यहाँ के लोगों की मदद की जाए। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आ गई, आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त की, बड़ी खबर से आपको अपडेट करा देते हैं। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट, तो आपको बता दें कि चेन्नई के औद्योगिक घराने होंगे आमंत्रित। यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेगी टीम योगी। नितिन अग्रवाल, असीम अरुण, नरेंद्र कश्यप, चेन्नई में मौजूद करीब 150 उद्योगपतियों को आमंत्रित करेगी ये टीम। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूपी में निवेश के लिए टीमों को कह दिया गया है कि आमंत्रण देना शुरू कर दें। करीब 150 उद्योगपतियों को ये टीम आमंत्रित करेगी। चेन्नई के औद्योगिक घराने जो हैं उनको आमंत्रण भेजा जाएगा। तो यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेगी टीम योगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी है। करीब 150 उद्योगपतियों को आमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि यूपी में निवेश के लिए आमंत्रित करेगी टीम योगी। इस वक्त की बड़ी खबर है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी, चेन्नई के औद्योगिक घरानों को आमंत्रण भेजा जाएगा। करीब 150 औद्योगिक ऐसे घराने हैं जिनको आमंत्रण भेजा गया है। आपको बता दें कि यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इनसे चर्चा की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर तैयारियां चल रही हैं। करीब 150 उद्योगपतियों को आमंत्रित करेगी टीम योगी। इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, जिस तरीके से यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारी चल रही है, जानकारी मिली है कि 150 उद्योगपतियों को आमंत्रण भेजा गया है, क्या अपडेट है? और देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर लगातार तैयारी चल रही, जहां पहले मंत्री विदेश का दौरा कर चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई में एक बड़ा इवेंट किया था। वहां पर तमाम उद्योगपति वहां पर शामिल हुए थे, फिल्म स्टार शामिल हुए थे। यानी जो उत्तर प्रदेश की कवायद है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रयास है, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य रखा गया है इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। तो निश्चित रूप से उसी क्रम में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना चेन्नई पहुंचे हैं। असीम अरुण उनके साथ में है, नितिन अग्रवाल उनके साथ में है, कुछ IAS अधिकारी भी हैं। वो वहां पर उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने को लेकर वहां उद्योगपतियों से मुलाकात भी कर रहे हैं और वहां पर उत्तर प्रदेश का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है, किस तरीके से वो उद्योग लगाएंगे तो क्या क्या सरकार सुविधाएं देगी। इन सब बातों को लेकर तमाम उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है और उनके रुझान भी अच्छे आए हैं उत्तर प्रदेश में उद्योग लगाने को लेकर के। तो इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट एक देखने लायक होगा। उत्तर प्रदेश के लिए नया आयाम जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर बड़ी उपलब्धि होगी। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है उत्तर प्रदेश में रोजगार, जो रोजगार को लेकर विपक्ष भी हमलावर होता है और लगातार जो बेरोजगार हैं वो भी सरकार पर हमलावर होते हैं। उसको लेकर कहीं ना कहीं जब उत्तर प्रदेश में उद्योग लगेंगे तो निश्चित रूप से उनको रोजगार मिलेगा। उत्तर प्रदेश के जो लोग बाहर जाते हैं उनको उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मिलेगा। तो इस बार का ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है बहुत अहम है।
सबकी निगाहें, हालांकि विपक्ष लगातार सवालिया निशान उठा रहा है कि विदेशी कंपनियां हैं, लेकिन कुछ भी उत्तर प्रदेश में विकास हो, चाहे विदेशी कंपनियां हो या फिर मुझे लगता कि स्वदेशी कंपनियां हो, उत्तर प्रदेश का विकास होना चाहिए और यहाँ के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। यही सरकार का उद्देश्य है। ठीक है नो, बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट की तैयारी चल रही है। चेन्नई के औद्योगिक घराने आमंत्रित किए गए हैं। लगभग 150 ऐसे उद्योगपति हैं जिनको आमंत्रण भेजा गया है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में निमंत्रण दिया गया है कि निवेश यहां कीजिए। तो आपको बता रहे हैं कि इसी बीच एक और अहम जानकारी है। 1500 घरों में पोस्टपेड मीटर लगाने की तैयारी यहां पर कर ली गई है। बिजली विभाग के पास खत्म हो गए हैं प्रीपेड मीटर। सिम ट्रांस गोमती में उपभोक्ताओं को परेशानी हो रही है। प्रीपेड मीटर के लिए एक बार फिर इंतजार करना पड़ेगा। आपको बता दें कि विद्युत वितरण निगम के निर्देशक ने ये निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं। तो निदेशक के द्वारा ये आपको बता दें कि निर्देश दे दिए गए हैं। अब घरों में पोस्टपेड मीटर लगाने की तैयारी हो रही है। बिजली विभाग के पास जो प्रीपेड मीटर थे वो खत्म हो गया है, जिसके चलते अब प्रीपेड मीटर के लिए लोगों को थोड़ा सा इंतजार अभी और करना पड़ेगा। तो अब बिजली विभाग के पास प्रीपेड के जो मीटर थे वो समाप्त हो चुके हैं, जिसके चलते पोस्टपेड मीटर लगाए जाएंगे। ट्रांसकोमती में उपभोक्ता काफी परेशान है, क्योंकि जिस तरीके से मीटर की जो समस्याएं आ रही हैं उसको लेकर बिजली विभाग की तरफ से फिलहाल कार्रवाई तो की जा रही है। अब ये जानकारी सामने आई है कि पोस्टपेड मीटर लगाए जाएंगे, क्योंकि बिजली विभाग के पास जो प्रीपेड मीटर थे वो खत्म हो चुके हैं। पूर्वांचल समेत गाजीपुर में शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। शीतलहर से लोग कपकपाते दिखाई दे रहे हैं। वहीं कोहरे की वजह से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है। रविवार की दोपहर बाद खिली धूप से राहत जरूर मिली, लेकिन आज का दिन सर्द दिन रहा है। तो फिलहाल तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। गाजीपुर से तस्वीरें आपसे कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं। लगभग 2 बजने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी धुंध छाई हुई है, कोहरा है। लोग अलाव का सहारा लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। अगर मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग द्वारा यह कह दिया गया है कि अभी कुछ दिन और इसी तरीके से सर्दी और ज्यादा रहेगी, शीतलहर चलेगी। तो वहीं कोहरे की मार भी गाजीपुर वासियों को झेलनी पड़ेगी। लखनऊ से बड़ी खबर है। सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज। यूपी पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन पर एफआईआर दर्ज हुई है। धारा 144 तोड़ने और अन्य धाराओं में ये एफआईआर दर्ज की गई है। तो आपको बता दें कि सुशांत गोल्ड सिटी थाने में दर्ज किया गया है ये मुकाबला। बिना परमिशन धरना प्रदर्शन करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन किया गया था कल, और जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी का जो ट्विटर हैंडल है, जो उसको देखते हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई थी। मनीष नाम है, जिसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे। सपा के तमाम कार्यकर्ता और नेता पहुंचे थे। सपा नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था, धरना दिया था, जिसके बाद बिना परमिशन के धरना देने के बाद यहां पर अब एफआईआर दर्ज हो गई है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है। बिना परमिशन धरना प्रदर्शन करने पर एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली गई है। तो आपको बता दें कि सुशांत गोल्ड सिटी थाने में ये फिलहाल मामला दर्ज कर लिया गया, एफआईआर दर्ज हो गई है। जानकारी मिली है कि बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन करने पर एफआईआर दर्ज हुई है। पुलिस मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन पर एफआईआर फिलहाल दर्ज कर ली गई है। धारा 144 तोड़ने और अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। इस वक्त ये बड़ी खबर है। तो देखिए तस्वीरें सामने आ गई हैं। कल की तस्वीरें हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में सपा नेता और सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए थे। पुलिस मुख्यालय के सामने प्रदर्शन भी किया गया था। तौकीर किदवई हमारे साथ जुड़ गए अपडेट के साथ। तौकीर, जिस तरीके से कल जो घटना सामने आई थी उसके बाद आज एफआईआर कर ली गई है। जानकारी यह है कि बिना परमिशन के धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है? देखिए, कल जिस तरह से अखिलेश यादव अचानक सिग्नेचर बिल्डिंग पहुंचे थे, यानी कि पुलिस मुख्यालय पहुंचे थे, उसके बाद से इनके कई समर्थक सिग्नेचर भी हुई थी, पुलिस के साथ झड़प भी हुई थी। उसी मामले को लेकर सुशांत गोल्ड सिटी थाना में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन एक तरफ समाजवादियों पर अगर एफआईआर हुई है, तो दूसरी तरफ नरेश उत्तम पटेल जो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी ऋचा राजपूत जो भाजपा आईटी सेल के प्रमुख हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। आज अखिलेश यादव इसी बैठक में शामिल थे और उस पर बैठक भी की उन्होंने अपने पार्टी कार्यालय में, और ऋचा राजपूत की गिरफ्तारी को लेकर जल्द एक बड़े आंदोलन की रणनीति तैयार हुई।
बिल्कुल तौकीर, लेकिन जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हो गई है तो ऐसे में जो सपा के नेता हैं, कार्यकर्ता, उनका क्या कुछ कहना है? देखिए, उसका कहना है कि जो भी हम कई नेता है उसमें जो नामजद भी है, अज्ञात के खिलाफ भी मुकदमा हुआ है, तो जो नामजद जो सपा के नेता है उनका कहना है कि अगर आप एक्शन देंगे तो उसका रिएक्शन होगा। अखिलेश यादव वहां पहुंचे थे क्योंकि जिस तरह से ट्विटर पे एक अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा था उसका विरोध जताने पहुंचे थे, उसी वजह से उनके कार्यकर्ता भी वहां पर मौजूद थे और किसी भी तरह की कोई वहां पर हिंसा नहीं की गई कार्यकर्ताओं की तरफ से, सिर्फ एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन था। इसके बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो डरते नहीं है किसी भी आंदोलन से और जेल जाने को सभी तैयार है। फिलहाल एक सदा सदाया बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से अभी देखने को मिला है, लेकिन ये माना जा रहा है कि पुलिस उस पर जल्द एक्शन ले सकती है क्योंकि कई बड़े नेता उसमें नामजद एफआईआर में दर्ज किए गए हैं। चलिए, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तौकीर, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।